आज हमारे पास है यामाहा R15V4 और इसके स्पेसिफिकेशंस और रिव्यूज को देखकर मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा है। क्या? R15 हमेशा से एक मिनी सुपर बाइक बनना चाहती थी, तो क्या V4 के साथ यामाहा ने वो कोड क्रैक कर लिया है, या ये बस रेसिंग के कपड़ों में एक महंगी कम्यूटर बाइक है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये बाइक सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं है। ये एक तरह से भारतीय बाजार में एक बड़े बदलाव का संकेत है। बदलाव कैसा? सोचिए, 10-15 साल पहले 150 सीसी बाइक का मतलब क्या था? माइलेज, बस। और आज हम स्लिपर क्लच और यूएसडी फॉक्स पर बात कर रहे हैं। तो चलिए नंबर्स के पीछे की कहानी समझते हैं। बिल्कुल, तो कहानी शुरू करते हैं इसके दिल से, इसके इंजन से। यह है 155 सीसी लिक्विड कूल्ड 4 वॉल्व इंजन और पावर 18.4 PS, वो भी 10,000 RPM पर। हाँ, 10,000 RPM। ये तो बहुत बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? मतलब असल में चलाने में कैसा लगता होगा? इसका मतलब है कि ये इंजन अपनी पूरी ताकत तब दिखाता है जब आप इसे लगभग इसकी लिमिट तक खींचते हैं। ये एक स्प्रिंटर की तरह है। अच्छा। जो धीरे धीरे जॉगिंग के लिए नहीं, बल्कि पूरी रफ्तार से दौड़ने के लिए बनाए। कम आरपीएम पर शहर के ट्रैफिक में ये शांत रहेगी, लेकिन जैसे ही सड़क खुलती है और आप थ्रॉटल घुमाते हैं 6,000 आरपीएम के बाद, इसका असली कैरेक्टर सामने आता है। ये आपको रेव करने के लिए उकसाती है। और शायद इसीलिए इसमें असिस्ट एंड स्लिपर क्लच भी दिया गया है। ये शब्द सुनने में तो बहुत फैंसी लगता है, पर क्या रोज चलाने वाले के लिए इसका कोई असली फायदा है? बेहतरीन सवाल। ज्यादातर लोग इसे रेसिंग फीचर ही समझते हैं, लेकिन इसके 2 बहुत बड़े फायदे हैं। क्या है वो? पहला है असिस्ट। अच्छा। ये क्लच को इतना हल्का बना देता है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपकी उंगलियां नहीं थकती। अच्छा, ये तो काम की चीज है। और दूसरा है स्लिपर। मान लीजिए आप तेज रफ्तार पर हैं और अचानक गियर कम करते हैं। बिना स्लिपर क्लच के पिछला पहिया लॉक हो सकता है, बाइक फिसल सकती है। स्लिपर क्लच इसे होने से रोकता है। तो ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, एक बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर भी है। वाह, तो ये ट्रैफिक और सेफ्टी दोनों में मदद करता है। बिल्कुल। और परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप स्पीड करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और माइलेज 45-50 के बीच। बिल्कुल, और 45-50 का माइलेज ऐसी परफॉर्मेंस बाइक के लिए काफी सम्मानजनक है। ये दिखाता है कि सिर्फ वीकेंड टॉय नहीं है, आप इसे रोज कॉलेज या ऑफिस ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इंजन तो दमदार है, लेकिन पावर को कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है, और यहीं पे इसका डिजाइन काम आता है। इसे डार्क वॉरियर स्टाइल कहा गया है। ये सुनने में काफी अग्रेसिव है। और ये सिर्फ कहने के लिए अग्रेसिव नहीं है। इसका हर एक एंगल, हर एक कट एक मकसद पूरा करता है। ये फॉर्म फॉलोज फंक्शन का एक क्लासिक उदाहरण है। मतलब? वो जो आगे की तरफ झुकी हुई राइडिंग पोजीशन है, वो सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है। वो राइडर का वजन आगे रखती है, जिससे हाई स्पीड पर फ्रंट व्हील ज्यादा स्थिर रहता है। अच्छा। और हवा का दबाव भी कम होता है। आपको लगता है कि आप बाइक का हिस्सा है, उसे सिर्फ चला नहीं रहे। लेकिन यहीं पर एक सवाल आता है, जो पोस्चर हाईवे पर अच्छा है, क्या वो शहर के ट्रैफिक में या 2 घंटे की राइड पर एक कमी नहीं बन जाता? हमारे सोर्स बताते हैं कि राइडर्स ने कलाई और कंधों पर दबाव की शिकायत की है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यही इस बाइक का सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ? यामाहा ने यहाँ आराम के ऊपर परफॉर्मेंस को चुना है। ये एक सचेत निर्णय है। वे एक ऐसी मशीन बना रहे थे जो रेस ट्रैक के करीब महसूस हो, ना कि एक आरामदायक टूरिंग बाइक। तो हाँ, लंबी राइड पर थकान होगी। समझ गया। और कंट्रोल से जुड़ी एक और चीज, वो सुनहरे रंग के यूएसडी फ्रंट फोक्स दिखते तो शानदार हैं, पर क्या ये पारंपरिक सस्पेंशन से वाकई इतने बेहतर हैं? इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। बताइए। सोचिए, आपको एक भारी हथौड़े से जमीन पर जल्दी जल्दी टैप करना है, और फिर वही काम एक हल्की ड्रमस्टिक से करना है। ड्रमस्टिक से ज्यादा तेजी से होगा? बिल्कुल। यूएसडी फॉक्स भी इसी फंडे पर काम करते हैं। ये पहिए के साथ ऊपर नीचे होने वाले वजन को, जिसे अनस्प्रिंग वेट कहते हैं, कम कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि सस्पेंशन सड़क के गड्ढों पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है, टायर का सड़क से संपर्क बना रहता है, और मोड़ों पर राइडर को एक गजब का आत्मविश्वास मिलता है। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण था। तो इंजन पावरफुल है, हैंडलिंग सटीक है। अब आते हैं इसके दिमाग पर, टेक्नोलॉजी पर। हाँ, डुअल चैनल ABS और LED लाइट्स तो हैं ही, लेकिन जो चीज इसे मॉडर्न बनाती है वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और TFT डिस्प्ले।
पर ईमानदारी से कहूं, एक ऐसी फोकस्ड बाइक पर कॉल और एसएमएस अलर्ट एक खतरनाक डिस्ट्रैक्शन नहीं है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। एक नजरिए से देखें तो हाँ, ये एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो फिर क्यों दिया? लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो यामाहा एक ऐसी पीढ़ी को टारगेट कर रही है जो हमेशा कनेक्टेड रहना चाहती है। उनके लिए उनकी बाइक उनके स्मार्टफोन का ही एक एक्सटेंशन है। अच्छा, ये सिर्फ कॉल अलर्ट नहीं है, ये राइडिंग डेटा ट्रैक करना, बाइक की लोकेशन जानना, सर्विस रिमाइंडर पाना, ये एक पूरा कनेक्टेड एक्सपीरियंस है। तो ये सिर्फ एक फीचर नहीं, बाइक के कैरेक्टर का हिस्सा है। समझ लिया। तो इन सब चीजों की कीमत क्या है? एक्स शोरूम कीमत है लगभग 1.5 लाख रुपए से 1.80 लाख के बीच। ये अपनी श्रेणी में महंगी तरफ है। तो सवाल ये है, क्या ये कीमत जायज है? और यहीं पर इस बाइक के असली ग्राहक की पहचान होती है। अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो आरामदायक हो, जिसमें पीछे बैठने वाले के लिए अच्छी सीट हो, जो खराब सड़कों को झेल ले, तो ये बाइक आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हमारे सोर्स भी यही कहते हैं। पिलियन सीट बहुत हार्ड है और सस्पेंशन थोड़ा सख्त है। परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है पर आराम के लिए नहीं। तो आप कह रही हैं कि ये पार्टनर के साथ वीकेंड ट्रिप वाली बाइक नहीं है? नहीं, ये अकेले राइड पर जाकर इम्प्रेस करने वाली बाइक है। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए है जो इन कमियों को एक समझौते के तौर पर देखते हैं, उस एहसास के बदले जो उन्हें मिलता है। कौन सा एहसास? वो एहसास कि वे एक छोटी सुपर बाइक चला रहे हैं। ये उन युवा प्रोफेशनल्स या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टाइल और परफॉर्मेंस को हर चीज से ऊपर रखते हैं। वो 141 किलो के हल्के वजन और तेज एक्सेलरेशन को ज्यादा महत्व देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आएं, क्या ये एक असली मिनी सुपर बाइक है? तो लगता है जवाब हाँ है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। एकदम सही। आपको परफॉर्मेंस और स्टाइल मिलता है, पर आराम और व्यावहारिकता की कीमत पर। और मेरे हिसाब से ये बाइक एक मशीन से बढ़कर है। ये भारतीय मोटरसाइकिलिंग कल्चर में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। इसका सफल होना साबित करता है कि आज का ग्राहक सिर्फ कितना देती है से आगे बढ़ चुका है। सही बात है। वो टेक्नोलॉजी, ग्लोबल डिजाइन और रेसिंग की विरासत के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार है। R15 V4 सिर्फ एक बाइक नहीं बेच रही, ये एक आकांक्षा बेच रही है। तो आखिर में एक विचार, इस बाइक की टेक्नोलॉजी को देखते हुए भविष्य में 150 सीसी सेगमेंट की बाइक्स में और क्या-क्या फीचर स्टैंडर्ड बन सकते हैं? ये बाइक उस भविष्य की एक झलक जरूर देती है। अगर आज स्लिपर क्लच और ब्लूटूथ इस सेगमेंट में आ गए हैं, तो क्या अगले 5 सालों में हम ट्रैक्शन कंट्रोल या अलग-अलग राइडिंग मोड्स देखेंगे, जो कभी सिर्फ लीटर क्लास बाइक्स में मिलते थे? हाँ, R15 V4 को देखकर तो यही लगता है कि वो भविष्य शायद उतना दूर नहीं है जितना हम सोचते हैं।